नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला वीडियो जो है प्रवाहित जल के कार्य व निर्मित स्थलाकृतियां। मैं इस समय आपको अपरदन के कारक से निर्मित स्थलाकृतियों का टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं पवन आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रवाहित जल। तो देखिए, प्रवाहित जल यानी कि कौन? जल जिसमें बहता हुआ हो। तो बहता हुआ जल किसका होता है? नदी का तो होता है। देखिए, तालाब हुआ, इसका जल कैसा? स्थिर होगा। ठीक है, समुद्र का जल भी एक ही जगह पर तो रहता है, लेकिन नदी जो होती है वो बहते हुए जल कहा जाता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रवाहित जल के कार्य और निर्मित स्थलाकृतियां, या फिर हम कह सकते हैं नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। ठीक है, तो अगर आप ये कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मैंने प्रवाहित जल लिखा है, क्योंकि बहुत सी किताबों में प्रवाहित जल दिया गया है, बहुत सी में नदी की दी गई है। तो अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं नदी या प्रवाहित जल से होने वाले उसके कार्य और उससे निर्मित स्थलाकृतियां। देखिए, नदी के जो कार्य हैं वो तो वही है। मैं आपको पहले जो अगले वीडियो पिछले मैंने आपको वीडियो पढ़ाए थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि कार्य कौन से हैं? अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। 3 प्रकार के कार्य मैंने बताए थे। ये हर अपर्दनकारी शक्ति का कार्य होगा, परिवहन, अपर्दन और निक्षेपण। ठीक है, ये हर अपर्दनकारी। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ भी बताना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कुछ भी इसमें कंफ्यूजन है कि अपर्दन क्या होता है, परिवहन क्या है, निक्षेपण क्या है, तो ये आप मेरे पिछले वीडियो देखिए। सबसे पहला वीडियो जिस टॉपिक का है वो देखिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और अपर्दन में क्या क्या होता है, जैसे कि तली से काट कर जो है अपर्दनकारी शक्ति चलती है, उसके द्वारा अपर्दन होता है। आपस में टकरा कर कणों के अपर्दन होता है। अपर्दन किस किस प्रकार का होता है, ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो यही कार्य होते हैं आपके प्रवाहित जल के और नदी के। ठीक है, यही कार्य है। तो कार्य के बारे में तो विस्तृत रूप से हमें पढ़ना नहीं है। मेन चीज हमें पढ़ना है इससे निर्मित स्थलाकृतियां, जो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रवाहित जल से निर्मित स्थलाकृतियां कौन कौन सी होती है? 2 प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं, या हम कह सकते हैं कि 2 प्रकार के कार्य होते हैं जिनसे स्थलाकृतियां बनती है। कौन कौन से? एक अपर्दन का कार्य होता है और एक निक्षेपण का कार्य। अपर्दन के कार्य में क्या होता है कि नदी जो है अपने द्वारा जो टूट फूट करती है, चलते हुए जो टूट फूट करती है, उससे जो आकृति निर्मित होती है। मान लीजिए नदी बह रही है, कहीं से ऊपर पहाड़ से गिर रही है, उसको जो काटेगी छाटेगी पानी अपनी धार के माध्यम से, या मैदान में उसने किसी आकृति का निर्माण किया, पठारी क्षेत्र में किसी आकृति का निर्माण किया काट छाट के द्वारा, तो वो जो आकृतियां हैं वो कहलाएंगी आपकी अपर्दनकारी। और जो ये जो अपर्दन निक्षेपण होगा वो क्या होगा कि जो नदी अपने बहाव के साथ लेती हुई चीजों को चलती है, मतलब अपर्दित जो पदार्थ है उसको लेते हुए चलती है, और वो पदार्थ कहीं ले जाकर जमा कर देती है। मान लीजिए आप कुछ बहुत सारा सामान लेकर जा रहे हैं और आप थक गए ले जाते, आपने वो सामान कहीं एक जगह रख दिया, रखकर छोड़ दिया, तो वो जो स्थलाकृति बनेगी वही कार्य नदी करती है। जब वो अपने साथ अपर्दित पदार्थ बहाकर ले जाकर कहीं जमा करती, तो उससे जो स्थलाकृतियां बनती हैं वो कहलाती है निक्षेपण कार्य द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियां। अब ये कौन कौन सी आइए जानते हैं। अपर्दन के कारक जो हैं, कार्य के तहत कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है। एक पहली स्थलाकृति बी आकार की घाटी, गार्ज एवं कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिकाएं, नदी वेदिकाएं और नदी अपहरण की क्रियाएं किसके द्वारा होती है? जल प्रवाहित जल के अपर्दन कार्य के द्वारा। और निक्षेपण कार्य के द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है? जलोढ़ शंकु बनता है, मैदान बनता है, नदी विसर्पर, गोखुराकार झील, प्राकृतिक तटबंध, डेल्टा। ये इस प्रकार की आकृतियां निक्षेपण कार्य के द्वारा संपन्न होती हैं। तो लेकिन आज जो है इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती हूँ, तो आज मैं अपर्दन कार्य जो है इससे बनने वाली स्थलाकृतियां आप सबको समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है आपकी बी आकार की घाटी। पहली एक आकृति है आपकी बी आकार की घाटी। देखिए, मैंने चित्र में इसको बनाया है, आप समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कोई पहाड़ है, ठीक है, कोई पहाड़ी क्षेत्र है, नदी जहां से निकलती है, ठीक है, मान लीजिए ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र बनाया हुआ है, यहाँ से जो है नदी निकल रही है, और निकलकर जब ये नदी सीधे लंबवत अपर्दन करे, पहाड़ी का लंबवत अपर्दन करे, तो कैसी आकृति बन जाएगी? बी आकार की आकृति बनेगी। मान लीजिए इस क्षेत्र से पहले ये क्षेत्र कैसा था? सीधा था, इस तरीके का। ठीक, अब नदी नहीं, यहाँ से मान लीजिए नदी का निकलने का क्षेत्र है, यहाँ से नदी निकल कर इस क्षेत्र को अपर्दित करती हुई, क्या होता है अपर्दित मतलब तोड़ फोड़ करती हुई इस क्षेत्र को, और सीधा लंबवत जब इसका घाटी का अपर्दन करेगी, तो एक जो बी आकार की इस तरीके की आकृति बन जाती है। तो इस आकृति को हम कहते हैं बी आकार की घाटी।
ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बी आकार की घाटी जो है किस कार्य के द्वारा संपन्न होती है और किसके द्वारा, किस अपरदनकारी के शक्ति के द्वारा, तो ये नदी के द्वारा संपन्न होती है और अपरदन कार्य के द्वारा संपन्न होती है। ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। बी आकार की घाटी, और नदी में इसमें अपरदन किस तरह से करती है, तो वो लंबवत अपरदन करती है, ठीक है। अब क्या है, दूसरे नंबर पे आती है आपकी गार्ज एवं कैनियन। देखिए गार्ज और कैनियन ये जो आकृति हैं ये भी बी आकार की घाटी का ही एक रूप है, ठीक है। ये जो आकृतियां हैं ये बी आकार की घाटी का ही एक रूप है। ये इसी तरह से बनती हैं, बी शेप लिए होंगी इस तरह की आकृति। ये गार्ज या कैनियन, गार्ज छोटा रूप है और कैनियन बड़ा रूप है। इस तरीके से देखिए, जब नदी मान लीजिए निकली, ये पहाड़ी क्षेत्र बना हुआ है, देखिए मैं आपको समझाती हूँ, ठीक। ये पहाड़ी क्षेत्र बना हुआ है, यहाँ से किसी नदी का उद्गम स्थल है, ठीक। अब यहाँ से नदी जो है लंबवत अपरदन कर रही है। यहाँ ये मान लीजिए यहाँ पर भी छोटी छोटी इन सबको काट कूट कर नदी जो है यहाँ से गिरती हुई इस तरीके से यहाँ लंबवत अपरदन करती हुई गिरेगी। तो ये आकृति जो बनी बी आकार की, ये हो गई आपकी गार्ज या कैनियन। जब ये आकृति पठारी क्षेत्रों में बनती है तो वो गार्ज कहलाती है, या इसकी ये कहना चाहिए कि गार्ज जो होता है वो आपका सकरा होता है, ठीक है। उसकी लंबाई जो होगी वो ज्यादा नहीं होगी, वो सकरी घाटी कहलाती है। और कैनियन में वही घाटी जो होती है काफी विस्तृत हो जाती है, ठीक है, तो वो कहलाता है कैनियन। जब ये इस तरीके से कम लंबाई लिए हुए सकरी घाटी है तो ये हो जाएगा गार्ज। और जब ये लंबाई ज्यादा लिए हुए थोड़ा फैला हुआ बन जाए तो ये कहलाता है कैनियन, ठीक। इतनी बात आप सबको समझ में आई। गार्ज और कैनियन बी आकार की ही घाटी का एक रूप है, जिसे गार्ज जो कहेंगे वो सकरा होगा। गार्ज में भी नदी लंबवत ही अपरदन करती है, कैनियन में भी लंबवत ही अपरदन करती है, और बी शेप में ही ये सारी आकृतियां बनती हैं, ठीक है। तो अगर ये कह दे कि बी आकार घाटी ही गार्ज कैनियन है तो कोई गलत नहीं होगा, ठीक। और इसके बाद आता है आपका जलप्रपात। जलप्रपात क्या होता है कि देखिए, जब नदी किसी क्षेत्र से निकली, किसी पहाड़ी क्षेत्र में नदी का उद्गम स्थल है, वहां से नदी निकल रही है और उस पर जो है ये कठोर चट्टाने लगातार, ये कठोर चट्टाने बनी हुई हैं, और ये यहाँ से यहाँ तक ये कठोर चट्टाने और नीचे ये कोमल चट्टाने हैं। तो भाई जब कठोर चट्टाने हैं, मैंने आपको बताया कि कठोर चट्टाने जल्दी अपरदित नहीं होती हैं, तो जब नदी यहाँ से निकल रही है तो इन कठोर चट्टानों को जल्दी काट तो पाएगी नहीं, तो वो क्या करेगी, सीधे जल इस तरीके से गिरेगी, ठीक है। जैसे मैंने चित्र के माध्यम से आपको समझा रही हूँ। अब देखिए, यहाँ से निकलेगी और सीधे इस तरीके से गिरेगी, ठीक। और क्या करेगी, फिर यहाँ पे मान लीजिए कोमल चट्टाने हैं तो ये कोमल चट्टानों को काट कर इस तरीके से बहते हुए ये आकृति बन जाएगी। ये जो आकृति मैंने बनाई, इस तरीके की जब आकृति बनती है तो इस आकृति को हम कहते हैं जलप्रपात या झरना। पानी को झरना नहीं कहते हैं। ये जो आकृति बन रही कि इधर भाई कठोर चट्टाने नहीं कटेंगी तो क्या होगा, यहाँ से जो है नदी सीधे निकल लंबवत नीचे गिरेगी, और यहाँ क्योंकि कोमल चट्टाने होगी इनको काट कर ये थोड़ा सा फैला हुआ रूप लेकर नीचे गिरेगा, जब धरातल पर गिरेगा तो ये आकृति आपकी कहलाएगी जलप्रपात, ठीक। समझ में आया, क्योंकि ऊपर की कठोर चट्टाने, नीचे की मुलायम चट्टाने, यहाँ तो कटा नहीं, ये हिस्सा यहाँ तक मान लीजिए नदी लंबाई तक नीचे तक गिर गई, और यहाँ पर आकर जो है नदी जो है इसे चट्टानों को काट कर बह रही है, तो ये आपका जलप्रपात कहलाएगा, ठीक। ये बात समझ में आई। अब आपकी क्या है, क्षिप्रिकाएं। थर्ड नंबर पर आपका आता है क्षिप्रिकाएं, या इन्हें हम सीढ़ियां कह दें तो भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये किस तरीके से बनती है, ये बनती है जब चट्टाने आपकी कोमल चट्टाने और कठोर चट्टानों का मिश्रण हो। कहीं पर किसी पहाड़ी क्षेत्र में कोमल चट्टाने, मान लीजिए आपके ऊपर कठोर चट्टान है, ठीक है, उसके बाद नीचे कोमल चट्टान है, फिर कठोर चट्टान है, फिर कोमल चट्टान है, फिर कठोर चट्टान, तो इस तरीके से सीढ़ी नुमा आकृति बन जाएगी, ठीक। ये तो नदी क्या करेगी, कठोर चट्टान को तो काट नहीं पाएगी तो इसलिए उसके ऊपर सीधी बहेगी, फिर कोमल चट्टान को काट लेगी, फिर उसमें काट कर घुमाव आ जाएगा। इस तरीके से सीढ़ी जैसी जो आकृति बनती है इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे क्षिप्रिकाएं, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे ये चित्र में आप समझिए, चित्र में मैंने आपको बनाकर दिखाया कि ये कोमल कठोर चट्टाने इनको नहीं काट पाया, अब यहाँ पर कोमल चट्टाने इनको काट लिया, देखिए सीढ़ी जैसी आकृति बन गई। तो ये आकृति जो कहलाती है वो कहलाती है आपकी क्षिप्रिका। इसमें कोमल और कठोर चट्टानों का क्रम होता है। कोमल चट्टाने कटी तो पानी की धार इस तरह लहर जैसी बन जाएगी, ये देखिए सीढ़ी जैसी
ये क्षिप्रिकाएं कहलाती हैं। थर्ड नंबर पर आपका आता है, फोर्थ नंबर पर सॉरी, नदी की वेदिकाएं। ठीक, नदी वेदिकाएं। तो नदी वेदिकाओं में क्या होता है, देखिए ये आकृति कैसी है, ये आकृति जो है आपकी नदी की प्रौढ़ावस्था की आकृति है, वी आकार की घाटी और ये जलप्रपात, ये किस अवस्था की है, ये है युवावस्था की। ठीक, नदियां और नदी की 3 आकृतियां, नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं। अगले वीडियो में मैं आपको उनको बारे में भी बताऊंगी। नदी की 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, एक होती है आपकी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो अगर कोई पूछे कि बी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन और जलप्रपात, ये तीनों जो हैं वो नदी की किस अवस्था में बनते हैं, तो ये बनते हैं नदी की युवावस्था में। किस अवस्था में, युवावस्था में। ठीक है, ये युवावस्था में बनते हैं। और ये क्षिप्रिकाएं भी, ये भी, इसको भी मिलाकर। और इसके बाद नदी वेदिकाएं, और नदी वेदिका किसमें बनती है, ये बनती है आपकी प्रौढ़ावस्था में। प्रौढ़ावस्था नदी की होती कब है, आपको पता होना चाहिए, जब नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर पहाड़ों से जमीन पर गिरती है, ठीक है, अपनी घाटी में गिरती है, तो उसको क्या कहा जाता है, वो होती है उसकी युवावस्था। और जब वो मैदानों में बहने लगती है तो उसका जो वेग होता है वो धीमा हो जाता है, तब होती है उसकी प्रौढ़ावस्था। अगले वीडियो में पहले आपको यही समझाऊंगी, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बारे में। इसके बाद मैं आपको निक्षेप प्रकार समझाऊंगी। ठीक है, तो नदी वेदिका की जो ये अपर्दन के तहत जो आकृति बनती है वो कहलाती है प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत बनी हुई आकृति। इसमें क्या होता है, नदी जो होती है वो मैदानी क्षेत्रों में बहने लगती है, और जब मैदानी क्षेत्रों में बहती है तो नदी का वेग धीमा हो जाता है, उसकी धार धीमी हो जाती है, तो और नदी की जो घाटी होती है वो नवीनीकरण की क्रिया करने लगती है। जो नवीनीकरण की क्रिया से क्या होता है कि नदी का जो घाटी का तल है वो ऊपर आने लगता है और पानी बढ़ने लगता है, जिससे कि क्या होता है, और ऐसे में अगर बाढ़ निर्मित मैदान है या उसमें बाढ़ आ जाए तो क्या होगा कि नदी जो है वो अपनी जो तली है उसको काटने लगेगी। ठीक, काट कर उस पर सीढ़ी नुमा आकृति जैसी नदी की तलियों बनने लगे। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कभी गंगा जी वगैरह जाएं तो हम देखते हैं कि पहले हम ऐसे नीचे उतरते हैं, फिर ऐसा लगता है कि सीढ़ी है, फिर उससे थोड़ा नीचे उतरे, फिर नीचे चले जाते, तो इस तरह की आकृति क्या कहलाती है, ये कहलाएंगी नदी वेदिकाएं। ठीक, ये कैसे बनती है, नदी जो है अपनी जो तली है उसमें कटाव प्रारंभ कर देती है, और उस कटाव के कारण क्या होता है, सीढ़ी नुमा आकृति जैसी बन जाती है मैदानी क्षेत्रों में, तो वो कहलाती है आपकी नदी वेदिकाएं। ठीक, बात समझ गया आप सब इतना। इसके बाद आपका आता है नदी अपहरण। ये क्या होता है नदी अपहरण, इसमें क्या होता है कि नदी जब अपना अपर्दन कार्य अपने मुहाने या ऊपर उद्गम स्थल की ओर करने लगती है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए ये पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक, इस तरह का ये पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक, ये नदी का उद्गम स्थल है, यहाँ से नदी इस तरीके से घाटी में आ रही है, गिर रही है। ठीक, अब क्या होगा, नदी जब अपने अपर्दन जो है इसे ऊपर की ओर करने लगी, मान लीजिए यहाँ से इसकी सहायक नदियां और आ रही, यहाँ से भी इसका मतलब उद्गम, इन नदियों का भी उद्गम स्थल है, अन्य नदियों का भी। तो क्या होता है कि ये जो नदी होती, कटाव करते करते, इन चट्टानों का कटाव करते करते क्या करती है कि जो ये दूसरी जो नदियां आ रही हैं इनके जो उद्गम स्थल है इनको भी अपने कटाव में शामिल कर लेती है, और इन सब का उद्गम स्थल जो है वो इस नदी में ही मिल जाता है। इस नदी के कटाव के कारण ये नदियां सब जो हैं इस नदी में ही मिल जाती हैं। ठीक, जब इस नदी में मिल जाएंगी तो इन नदियों का तो कोई अस्तित्व रह ही नहीं जाएगा, तो इनका अपहरण हो गया। तो ये जो बड़ी नदी है जो अपना कटाव अपने उद्गम स्थल की ओर प्रारंभ कर देती है, उसके कारण ये क्या करती है, जो अन्य नदियां हैं उनके उस उद्गम स्थल को भी कटाव कर देती है, और उन नदियों का जल इस नदी में समाहित हो जाता है। तो जब एक नदी दूसरी नदी का जल अपने में समाहित कर लेती है तो उसको क्या कहते हैं, नदी अपहरण। ठीक, तो ये जो है नदी का अपहरण है। ये बात आपकी समझ में आई इतना। तो ये तो थी अपर्दन से संबंधित प्रवाहित जल से की आकृतियां। ठीक, अब अगले वीडियो में मैं आपको निक्षेपण से संबंधित आकृतियों के बारे में समझाऊंगी। आशा करती हूँ कि इतना आपने समझ लिया होगा, और इन वीडियो को देखकर आप समझिए और मुझे जरूर बताइए कि आपको क्या दिक्कत लगती, क्या परेशानी लगती, ताकि मैं इन्हें आपको और अच्छे से स्पष्ट कर सकूं। ठीक है, और अगले वीडियो में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी, और निक्षेपण कार्य भी समझाऊंगी। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे नमस्कार।